2 मिनट वेट कीजिएगा क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज एक बॉटनी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि मेरे पास मौजूद हैं बॉटनी के एमसीक्यूज। जी, यहाँ पर तो ये कुछ बॉटनी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका होना चाहिए आइडिया। तो यहाँ पर एमसीक्यू है कि कैक्टस इज एन एग्जांपल ऑफ। कैक्टस जो है ये बेसिकली एक जीरोफाइट है। प्लांट की 3 कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। वो प्लांट जो बिल्कुल वाटर लिविंग होते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया, ये हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। सेप्रोफाइट वो प्लांट हैं जो कि डेड और डिकेइंग पर मोस्टली फीड करते हैं। वैसे इस तरह के कोई प्लांट होते नहीं है सेप्रोफाइट, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट मोस्टली या वाटर डिपेंडेंट या ड्राइनेस और या मॉडरेट, और अदर प्लांट ऑटोट्रॉफ हम अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो सेप्रोफाइट जो है ये थोड़ा कम यूजेबल टर्म है, लेकिन कैक्टस जो है वो जीरोफाइट है। जीरोफाइट का मतलब है कि बिल्कुल खुश्की में रहने वाला, ये सहरा में रहने वाला पौधा है कैक्टस। और इसके ऊपर कांटे होते हैं। जीरोफाइट जो भी प्लांट है ना, उसकी कुछ डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं। और वो एडेप्टेशंस क्या है कि इनका लीफ जो है वो बहुत थिक होता है। इनके लीफ के ऊपर थॉर्न्स यानी कांटे मौजूद होते हैं ताकि ये वाटर लॉस को कम कर सकें। ये ऑलरेडी सहरा में रहने वाले हैं तो इनको पानी की स्टोर करने की जरूरत होती है। स्मॉग इज अ केस ऑफ। स्मॉग जो है ये एयर पोल्यूशन के अंदर आती है, जो आपके हाँ कभी अगर विंटर्स में जैसे फॉग और स्मोक, ये स्मॉग जो है बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्प्लेक्स है। फॉग प्लस स्मोक यानी धुआं और धुंध, जब ये आपस में मिलते हैं की एक कैटेगरी आप इसे कह सकते हैं स्मोक को। उसके बाद है कि प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट्स के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता, इसलिए प्लांट की ग्रोथ जो डिपेंड करती है इन सारी चीजों पर। ऑब्वियसली प्लांट के अंदर आप लोगों के अंदर जो है ना, आप लोगों के अंदर नर्वस सिस्टम भी मौजूद है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है, जबकि प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर 5 हार्मोन्स होते हैं, जिनमें ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन, ये 5 हार्मोन है आप लोगों के प्लांट्स में। और ये बेसिकली इसके डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि उसने ऑप्शन सेल डिवीजन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन प्लांट्स में होती है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हुए प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। और सेल एनलार्जमेंट, सेल बड़े भी होते हैं जिसकी वजह से प्लांट आपको ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद है कि एलजी विच इनहिबिट द स्नो। अच्छा, स्नो का वर्ड जहां पर भी होता है तो बायोलॉजिकली टेक्निकली स्नो के लिए क्रायो का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो एलजी जो बर्फ वाले एरिया में होती है, बर्फानी इलाकों में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रायोफाइट कहते हैं। क्रायो मीन फ्रीजिंग पॉइंट, यू कैन से। और फाइट मीन प्लांट। तो एलजी जो है ना वो एक ऐसा प्लांट लाइक जो है वो प्रोटिस्ट है, जो कि बर्फानी उस एरिया में होती है। और अगर से टिपिकली उसके लिए एलजी का वर्ड भी यूज कर दिया है और स्नो का भी यूज कर दिया है, तो उनको क्रायोफाइट्स कहते हैं। और इसी तरह सम टाइम जो है वो पूछा हुआ होता है कि अगर आप किसी चीज को बहुत लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं, तो इस तरह की प्रिजर्वेशन को आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मीन के बहुत थोड़ा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर फ्रीजिंग पर ले जाना किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, तो उसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। फ्लैजेलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन क्लास। ये बेसिकली जो है ना एलजी की क्लासेस के नाम है। क्लोरोफाइ मैं आपको ये इनके नाम बता देती हूँ। एलजी के फाइलम के नाम है जी क्लोरोफाइटा,
यूग्लिनोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और रोडोफाइटा, ये एलजी के फाइलम्स के नाम है। तो इनमें कौन से वाले वो कह रहे हैं कि क्लास में या फ्लैजेलेट में जो फाइलम है उसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं होते। तो ये एक रट्टे वाला क्वेश्चन है कि सयानो फाइकी जो है ये एक ऐसा एलजी का ग्रुप है, इसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं है। साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एलजी, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये एफएससी लेवल से उठाया गया है। अगर एफएससी में आप लोगों ने चैप्टर नंबर बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर एंड पर है साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक। तो साइनोबैक्टीरिया में उसने एग्जांपल भी दी हुई है नॉस्टक की। नॉस्टक एक बड़ा कॉमन पाया जाने वाला साइनोबैक्टीरिया है और ज्यादातर इसी के ऊपर भी रिसर्च मौजूद है। तो नॉस्टक का जब स्ट्रक्चर वो बताता है तो उसमें वो बताता है कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि उनके अंदर हेट्रोसिस जो है एक रिलेटेड सा, अगर ये हेट्रोसिस है तो इसमें इस तरह से ना चेन की फॉर्म में सेल्स अरेंज होते हैं। कुछ सेल जो दरमियान में थोड़े से एलोंगेटेड हो जाते हैं उनको फिर आप हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, ये फोटोसिंथेसिस करती है और ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो हेट्रोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड इन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्जी है। तो उसके अंदर ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में यानी एटमॉस्फेयर से पकड़कर उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में तब्दील करना जो है वो इसका काम है हेट्रोसिस्ट का। Star shaped sclerids are called. Sclerid is basically a type of sclerenchyma cell. पौधों के अंदर तीन तरह के सेल होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा एंड सक्लेरनकाइमा। तो सक्लेरनकाइमा सेल्स में सक्लेरिड्स जो है वो इसकी कैटेगरी है। ये एक बड़ी वेसल लाइक और फाइबर लाइक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ये सेल होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्लेरिड जो है ये मुख्तलिफ सीड जो है आपके उनके छिलके में मौजूद होती हैं। सक्लेरिड जो उसको एक सख्त सी प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे आपके यहाँ पीनट है, अखरोट है, इस तरह के नट्स हैं, इनका जो छिलका है वो बेसिकली सक्लेरन कायमा का बना होता है। सक्लेरन कायमा का काम ही क्या है? प्रोटेक्शन देना। तो सक्लेरिड्स आर वेरी हार्ड टाइप ऑफ सक्लेरन कायमा सेल्स, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर से पूछा हुआ है कि स्टार शेप अगर हो तो स्टार शेप के लिए हमेशा वर्ड एस्ट्रो का यूज होता है, जैसे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या एस्ट्रल। तो एस्टर वर्ड का मतलब ये है स्टार, तो अगर स्टार शेप होंगे तो उसको एस्ट्रोसक्लेरिड कहेंगे। पॉइजन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया आर टॉक्सिन्स, तो ये टॉक्सिन जहरीली चीज को कहा जाता है। तो बैक्टीरिया अगर प्रोड्यूस करता है या कोई और तो वो टॉक्सिन ही कहलाएगा इन ऑप्शंस के अंदर। आपको दिया में एंटी टॉक्सिन नहीं है। अच्छा, दिस हार्मोन इज नॉट अ ग्रोथ इनहिबिटर। अच्छा, मैंने आपको नाम बताए हैं प्लांट हार्मोन्स के। प्लांट के अंदर सारा काम इनके अंडर कंट्रोल होता है, जिनमें ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन। तो ऑक्सिन जो है जिसका नाम उसने यहाँ पर लिखा हुआ है और जिब्रालिन, ये दोनों ग्रोथ स्टिमुलेटर है। स्टिमुलेटर का मतलब है ये ग्रोथ को, जब प्लांट शुरू में ग्रो कर रहा होता है तो ये उसकी ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, सप्रेस करने के बजाय एनहेंस करते हैं। तो ये एक किस्म की ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ प्रोमोटर हो गए। तो यहाँ पर से पूछा हुआ है कि विच वन इज नॉट अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये बाकी सारे इनहिबिटर हैं, डॉर्मिन भी, डॉर्मिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये इनहिबिटर है। ये सिर्फ एंड पर इस्तेमाल होते हैं। जब फ्रूट या प्लांट मुकम्मल हो जाता है तो उसकी आगे काम के लिए यानी इसकी मैक्सिमम ग्रोथ जब अटेन हो जाती है। लेकिन आई डबल ए, उसने यहाँ पर आई डबल ए का वर्ड यूज किया हुआ है। आई डबल ए इज एब्रीविएशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। ये भी ऑक्सिन का साइंसी नाम है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर नहीं बल्कि ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डैश इज गैसियस प्लांट हार्मोन। अच्छा, इथाइलिन जो है ना या इथीन, ये गैस फॉर्म में होता है। ये एकदम से गैस प्रोड्यूस होती है फ्रूट के अंदर। एक जब वो फ्रूट अपनी ग्रोथ अटेन कर लेता है तो उसमें गैस ही प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से प्लांट फौरन पक कर तैयार हो जाता है। ये जो फल है, आपने देखा होगा कि जो फल होते हैं उनमें एक कुछ टाइम पहले अगर वो ग्रीन होते हैं, जब उनके मौसम जो है पकने का करीब होता है तो बहुत थोड़े टाइम में वो पक कर ऑरेंज या येलो या उसमें चले जाते हैं। तो पकने का काम जो है ना, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, वो इथाइलिन का काम होता है और ये गैशियस फॉर्म में होता है, जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की वजह से अचानक से ही ये इसको कर देता है, उसको राइप कर देता है।
वाइडली यूज रूटिंग हार्मोन इज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रूट्स के अंदर जो हार्मोन है वो एन डबल ए है। एन डबल ए इज एब्रिविएशन ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड। एन डबल ए इज एब्रिविएशन ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है जी। और उसके बाद द लीफ डिफोलिएटर यूटिलाइज्ड इन द वियतनाम वॉर बाय यूएसए नोन एज एजेंट ऑरेंज वाज। तो ये वियतनाम की जंग के अंदर यूएसए ने इस डिफोलिएटर को इस्तेमाल किया था, लीफ डिफोलिएटर को, के पत्तों को खराब करने के लिए। इसको कहा गया था 2,4-D एंड 2,4,5-D केमिकल है जो कि जंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अगर जंग में कोई इस तरह का हो तो इसको बायोवार भी कहते हैं। वैसे तो बायोवार इज बेसिकली अगर कोई जानदार चीज इस्तेमाल की जाए, जैसे मुख्तलिफ जैसे अब ये कोविड ही लगा लें, तो ये समटाइम ये भी इसके बारे में मिथ थी कि ये किसी कंट्री ने खुद छोड़ा है दूसरे मुल्कों को खराब करने के लिए या अमेरिका को खराब करने के लिए। तो ऐसी वॉर जिसमें जानदार चीज का इस्तेमाल किया जाए उसको बायो वॉर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज पोलर। अच्छा, पौधे के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है उसको पोलर कहा जाता है जी। ये भी रट्टे वाला क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल इज इंड्यूस्ड बाय, नोड्यूल जो है ना, रूट नोड्यूल बेसिकली ये कह सकते हैं आप इसको। नोड्यूल्स आर द आउटग्रोथ्स ऑफ रूट जो कि फिक्सेशन करती है मट्टी में से नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करती हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड इसको प्रमोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, और ये एल्गी के जो डिफरेंट रंग हैं इनको क्यों कहते हैं रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी? ड्यू टू पिगमेंट। तो ये फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है जो एल्गी को ब्राउन कलर देता है। इसी तरह रेड के अंदर कुछ और होगा और उसमें कुछ और होगा। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन, रेड एल्गी रोडोफाइटा में फाइकोएरिथ्रिन होता है, ग्रीन एल्गी में ग्रीन। जी, तो यहाँ पर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा जो है ये लोअर प्लांट भी कहलाते हैं और इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट को अपने जो इनके गैमीट हैं, एग और स्पर्म, उनको मीट करवाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्फीबियन एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कि पानी के करीब रहते हैं और उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है, जैसे कि फ्रॉग। उसके बाद है कि लाइकन्स आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन बिकॉज। लाइकन के बारे में हमने बात की थी कि लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये बड़े गुड इंडिकेटर होते हैं और जिस जिस जगह पर लाइकन लगा हुआ हो ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। ठीक है, यानी कि ये उस जगह पर पोल्यूशन की निशानदेही करता है। अगर किसी जगह पर लाइकन हो तो बायोलॉजिस्ट या बोटेनिस्ट फौरन इस बात पर पहुंच जाता है कि यहाँ पर पोल्यूशन है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लाइकन क्यों एक अच्छा इंडिकेटर है SO2 पोल्यूशन का। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से ये जो है ना एक गुड इंडिकेटर है पोल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नॉस्टक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका जिक्र हमने अभी किया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस लिहाज से। अब अगर आप लोगों को नॉस्टक के बारे में पता ही ना हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन नॉस्टक एक साइनोबैक्टीरिया है जबकि बाकी सारे जो है ना वो यूकैरियोट है। इसका मतलब है कि नॉस्टक प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। और जो प्रोकैरियोट होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वॉल्वॉक्स जो है ये भी यूकैरियोट है, एगेरिकस भी, और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस है, एगेरिकस भी फंगस है, जबकि वॉल्वॉक्स जो है ये एल्गी है। लेकिन नॉस्टक सियानोबैक्टीरिया है। तो सियानोबैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। फ्रूट्स ऑफ द सोलेनेसी फैमिली आर सोलेन। अच्छा, एंजियोस्पर्मिक फैमिली 6 हैं, इनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है आपसे। तो सबसे जो कॉमन है या इकोनॉमिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, तो आप कहेंगे पुएसी। पुएसी का दूसरा नाम ग्रामिनी भी है
ये एक ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा मईशत को फायदा पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि तमाम आपके ग्रासेस जो है वो इसके अंदर है। जैसे आपकी गंदुम हो गई, आपकी चावल हो गए, आपकी ओट्स हो गए, इवन इस तरह के कई ग्रासेस फैमिली जो है ना वो ग्रामीण या पॉलिसी में आती हैं, इसलिए वो ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर वो सोलानेसी का पूछ रहा है। सोलानेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसमें आलू, आपके बैंगन वगैरह सोलानेसी आते हैं। तो वो कहता है कि इनमें से कौन से आते हैं, तो वो कहता है फ्रूट ऑफ सोलानेसी फैमिली आर कैप्सूल और बेरी, पोड, ड्रूब या सिलिकुआ। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ही छोड़ दें, क्योंकि सोलानेसी के अंदर ये जो सारे बता रहे हैं ना, कैप्सूल या बेरी, ये रोजेसी का है। पॉड जो है ये लेग्यूमिनेसी का होता है, ड्रूप वगैरह भी, तो ये सोलानेसी में नहीं है। अच्छा, एक वो साइंटिफिक नेम मेरा है फैमिली। तो ये मालवेसी, ये भी रट्टे वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फेबिएसी? ये प्लीज आप ना माइक म्यूट कर दें, जो फायजा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। फायजा प्लीज आप अपना माइक। जी, तो यहाँ पर से एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के हवाले से क्वेश्चन किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फेबिएसी? तो फेबिएसी, ये तो बेसिकली जब फैमिलीज के बारे में पूरा पढ़ा जाता है तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेट्राडायनेमस स्टेमन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूसीफेरी। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली बॉटनी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, अगर आप में कोई बोटेनिस्ट है तो। लेकिन बायोलॉजी के अंदर बड़ा बेसिक सा प्लांट के हवाले से क्वेश्चन होता है, सम टाइम बड़ा डिफरेंट भी होता है। कंपोस्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुलम? डायाडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन फेबिएसी। अच्छा, ये सारे जो है ना बड़े इनर किस्म के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है क्रैब साइकिल भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रही है। तो यहाँ पर वो लोकेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके इस तरह आपको पता है अंदर डिप्रेशन बने हुए होते हैं। तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इधर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इसकी लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन होते हैं। समटाइम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ पहले NADH बनता है। NADH क्या है? NADH एक कोएंजाइम है जिसकी एब्रिविएशन है नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ ETS? तो ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डीप क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का काम भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जहां पर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन की जाती है। हाइड्रोजन रिमूव होती है NADH से। और पिछली ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंडर कंट्रोल है। तो वो कहता है कि साइटोक्रोम बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, जो हमने पढ़ा कि तमाम एरोबिक स्पीशीज के पास होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट क्रिस्टी के अंदर मौजूद होते हैं। एटीपी सिंथेसिस बाय एटीपी सिंथेटेज इज ड्राइवन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। ये सारा काम एटीपी के बनने का अमल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोटॉन के अंडर कंट्रोल होता है। तो ये इसका ये बेस्ट आंसर है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो एटीपी जनरेट करने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो जी हम आगे देखते हैं। Which of the following is a C4 plant? Sugar cane. Sugar cane is a C4 plant. ये बड़ा अहम क्वेश्चन है।
और ये शुगर केन के बारे में हम देख लेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड C4 प्लांट। और जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि क्रेन्स एनाटॉमी की, कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेन्स एनाटॉमी किस तरह के पौधों में स्टडी की जाती है तो आप कहेंगे C4 प्लांट में। C4 pathway takes place in mesophyll cell। mesophyll cell प्लांट के सेल हैं जिनके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है, तो उधर ये C4 पाथवे भी चल रही होती है। Which of the following pathway of carbon fixation has phosphophenol pyruvate as a primary कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? तो बेसिकली मीजोफिल सेल का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके ग्लूकोज तैयार करवाना। तो वो कहते हैं कि कौन से वाला पाथवे है जिसके थ्रू कार्बन फिक्स होती है प्राइमरी एक्सेप्टर के तौर पर, तो आप कहेंगे कि C4 प्लांट जो है ना वो पाथवे है जिसमें कार्बन फिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन नॉस्टक। अच्छा, अब नॉस्टक जो है ये फिर बात आ गई है इसकी, ये साइनोबैक्टीरिया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल होती है बाय एकाइनीड फॉर्मेशन। ये अपने अंदर एकाइनीड लाइक एक स्ट्रक्चर बनाता है जो रेजिस्टेंट हो जाता है, स्पोर बन जाता है, और जब वक्त आता है तो वही स्पोर जर्मिनेट करके नया नॉस्टक बन जाते हैं जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। Plant species on the verge of extinction as a result of over exploitation is Podophyllum। ये प्लांट की स्पीशीज जो कि एक्सटेंशन के करीब आ चुकी है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। The gibberellin involved in flowering is GA9। ये जो GA1, GA3, GA4, GA9 लिखा हुआ है ये सिंथेटिक जिब्रालिन है जिनको खुद तैयार करवाया गया है। तो ये कुछ पौधों के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए GA9 को इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियली, ताकि पौधे पर जल्दी से जल्दी फूल लगे और फिर फल बने इकोनॉमिकली। एंड ऑपरेटर्स कॉमनली यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट फॉर क्वेश्चन देखने को मिला है पेपर में बायो में कि जो है एक फिनोमेना होता है जिसमें इसका मतलब क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है ये चेक करने के लिए कि कितनी ट्रांसपायरेशन हो रही है, उस डिवाइस को कहते हैं पोटोमीटर। तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में था, तो यहाँ पर भी वो एक ऑपरेटर्स का नाम पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है टू डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, ट्रोपिज्म के बारे में मैं आपको बताती चलिए, एक मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। तो अगर आप स्टिमुलस की तरफ कोई प्लांट मूव करता है तो उसको फोटोट्रॉपिक कहते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे स्टिमुलस अगर लाइट है, क्योंकि फोटो का वर्ड यूज किया गया तो फोटो मीन्स लाइट। और इस तरह का जैसे अब हम कल देख रहे थे उसकी बात कर रहे थे सनफ्लावर की, कि वो लाइट की तरफ जो है फॉरन से जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ओरिएंटेशन को चेंज करता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक। तो इसकी तरह की मूवमेंट को चेक करने के लिए हेलियोट्रॉपिक चैम्बर एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है चेक करने के लिए कि पौधा कितना जो है ना फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स आर रेफर्ड टू एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। अच्छा, ये मैं आपको पहले बताती चलूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली अगर ये एक सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की कंबाइन बात करते हैं तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम अलग अलग करें तो इसको न्यूक्लियस और फिर इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं कि ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म हर वक्त मूव कर रहा है सेल के अंदर, और उसकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट है वो क्या है, वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, वो खुद ब खुद जनरेट हो रही है उसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनेलिज जो वो फ्लोट करे तो उसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहेंगे। टर्शरी रूट्स आर एजियोट्रॉपिक। टर्शरी रूट्स बेसिकली मैं जो है ये अगर मुझसे पूछें तो ये कोई वर्ड नहीं है, प्राइमरी रूट्स होते हैं, सेकेंडरी रूट्स के बारे में सुना है। बहरहाल रूट्स का काम ये है कि वो जियोट्रॉपिक हो। जियोट्रॉपिक का मतलब है कि वो ग्रेविटी की तरफ जाए। ऑब्वियसली आपको पता है कि रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है और वो जमीन के अंदर ज्यादा फैलती है बजाय कि वो अपवर्ड मूव करे। तो रूट्स आर ऑलवेज जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो यहाँ पर टर्शियरी रूट जो है एजियोट्रॉपिक है, इट मींस दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, जो ग्रेविटी कोई पसंद नहीं कर रहे। द बेस्ट मटेरियल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो ये किसी टिपिकल की बात कर रहे हैं तो पौधे में कि कौन सा मटेरियल है जो कि अच्छा ये बेसिकली
ट्रेडेस्केंशिया एक प्लांट का नाम है, उसके अंदर इन्होंने मूवमेंट, सबसे अच्छी मूवमेंट किसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं तो वो इसमें कर सकते हैं। द ईएमपी पाथवे यूकेरियोट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, ये हम ग्लाइकोलाइसिस वाला रिएक्शन पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट इज यूज्ड फॉस्फोफिनोल पायरावेट, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरावेट बनता है, फॉस्फोफिनोल पायरावेट ये सबस्ट्रेट है। फिर ये बाद में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए हो तो क्रैब साइकिल आगे चलता है। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ बॉग मोस, ये मोस के हवाले से क्वेश्चन है। स्फेगनम जो है ना बॉग मोस भी कहलाती है। फ्यूनेरिया द पेरिस्टोमियल टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक, फ्यूनेरिया एक प्लांट है, एक मोस है। A new species emerges from this geographic range of its ancestor as per this theory of speciation. कल हमने स्पेसिएशन की टाइप्स पढ़ी, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक और एलोपैट्रिक। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर हमने क्या देखा था कि स्पीशीज टुगेदर है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ना नई स्पीशीज उनमें पैदा हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, तो इसको सिम्पैट्रिक कहते हैं। चिलगोजा a popular dry fruit is production of Pinus girardiana. अच्छा जी, सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने माइक को म्यूट किया था। मेसोफिल टिश्यू ऑफ पाइनस नीडल इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा पाइनस बेसिकली जिम्नोस्पर्म है और इसके लीव्स जो है वो नीडल लाइक होते हैं। तो मेसोफिल टिश्यू आर द टिश्यूज इन द लीफ दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो वो कहता है कि कौन से वाले टिश्यू हैं जो मेसोफिल बनाते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बड़े सॉफ्ट किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो मेसोफिल टिश्यू बनाते हैं, जो आगे फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। प्यूसा हाइब्रिड 4 द वेरिएंट ऑफ टोमेटो, अच्छा ये टोमेटो का कोई हाइब्रिड तैयार किया गया जिसका नाम है प्यूसा हाइब्रिड 4। ये एक यू कैन से बायो टेक्नोलॉजिकली बनाया गया ये टोमेटो है। दिस इज जोजोबा, जोजोबा इज इसका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो ये है साइमोंडेसिया काइनेंसिस, ये एक गोट नट होता है और ये एक ग्रास है, श्रब है, आप कह लें श्रब, श्रब इज बिगर देन हर्ब। तो ये ड्राई प्लेसेस पे लगती है जोजोबा, इसका ऑयल भी बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़ा महंगा मिलता है जोजोबा ऑयल, तो ये आपने याद रखना है। चलिए हम इकोलॉजी की तरफ चलते हैं, जिसको कल हमने ड्रॉप किया था वहां पर। इकोलॉजी को हम लेकर आगे चलते हैं ताकि हम उसको कवर कर सकें। ओके, यहाँ पर हम थे टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर तैयार करते हैं जानवर अपनी ट्रॉफ है। एनर्जी बजट होता है बकायदा जानदारों में कि कितनी एनर्जी उन्होंने बनाई, कितनी इस्तेमाल की, कितनी जाया हुई, तो ये सारा अकाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी बजट कहलाता है। द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन द फूड एन एनिमल ईट इज ग्रॉस एनर्जी इनटेक, जितनी टोटल एनर्जी एक जानवर खाता है उसको उसकी ग्रॉस एनर्जी इनटेक कहते हैं। फिर जितनी वो अपने जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करता है उसको नेट एनर्जी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है। टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि टेम्परेचर एक कैसा एबायोटिक फैक्टर है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए टेम्परेचर का क्या रोल है। तो वो कहता है कि टेम्परेचर एन एनिमल एक्सपेंड्स पार्ट्स ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग एनर्जी इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। वो कहते हैं कि जानवर जो है वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का हिस्सा स्पेंड करता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे कल मैंने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया था वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको आप लेते हैं फ्रॉम योर फूड। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एनिमल सेल, क्योंकि आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन जो है वो एक खास टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने एंजाइम्स की बात की है, तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और अगर टेम्परेचर आपका ऑप्टिमम नहीं रहता और वो फ्लक्चुएट कर जाता है,
तो उसकी वजह से आपके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी के टेम्परेचर को होम्योस्टैटिक होना, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि आपके केमिकल रिएक्शन सही तरीके से चल सके। The body temperature of an animal seldom remains constant because of an inequality between heat loss and heat gain. आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं है। सम टाइम आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, सम टाइम कम हो रही है, सम टाइम जो हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, सम टाइम हीट गेन ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से आपकी एनर्जी बजट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। हीट एनर्जी कैन बी लॉस टू ऑब्जेक्ट्स इन एन एनिमल सराउंडिंग एज इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन। तो आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी रिलीज होती रहती है इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में टू द एयर अराउंड द एनिमल थ्रू कन्वेक्शन। अच्छा, ये भी अंडरलाइन कर लें इसको कि किस तरह आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे थ्रू कन्वेक्शन। एक एनिमल की बॉडी से उसकी सराउंडिंग में हीट का लूज होना कन्वेक्शन के थ्रू होता है, एंड एज एन एवेपोरेटिव हीट, और कुछ हीट एवेपोरेशन के नतीजे में भी रिमूव होती है। अदर हीट इज गेन फ्रॉम सोलर रेडिएशन। और हीट की गेन की बात की जाए तो वो यकीनन आप सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा जी, एंड हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड रिलेट efficient metabolic activities that generate heat as a byproduct of cellular function। तो आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं जो हीट पैदा करती हैं। थर्मोरेगुलेटरी नीड इन्फ्लुएंस मैनी हैबिटेट रिक्वायरमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। आपकी जो थर्मोरेगुलेटरी नीड्स हैं, यानी आपको ये जो आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसको बेसिकली थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और ये एनिमल्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि उनके अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ये क्यों जरूरत होती है जानवरों को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की? क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाते हैं, उनके हैबिटेट रिक्वायरमेंट करने के लिए खुराक उनको कितनी मिल रही है, पानी कितना मिल रहा है, शेल्टर की सब चीजें डिपेंड करती है उसकी थर्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी के ऊपर। When food becomes scarce, जब खुराक की किल्लत होती है, when animal are not feeding for other reasons, जब एनिमल किसी वजह से फीड नहीं कर रहा होता तो दे आर सब्जेक्ट टू स्टार्वेशन, तो उसको कहत का सामना करना पड़ता है। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, इन हालात के अंडर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डिक्रीज, और ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर खुराक की कमी होती है, एनर्जी की कमी है, तो आपके रिएक्शन कम होते हैं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गिर जाती हैं ड्रामेटिकली। आगे जी 3 टर्म्स से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जिनमें वो कह रहा है जी टॉर्पर, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टीव। डिफरेंस हम लोगों को क्लियर नहीं होता। मुख्तलिफ तरीके हैं जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं फॉर थर्मोरेगुलेशन। तो व्हाट इज टॉर्पर? Torpor is a time of decreased metabolism and lowered body temperature that occurs in bats, hummingbirds and other animal। ये टॉर्पर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जानवर की बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ये चमगादड़ यानी बैट में, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड है, एंड अदर एनिमल, कुछ और जानवर भी इसको करते हैं, हु मस्ट फीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली व्हेन दे आर एक्टिव। तो ये वो जानवर हैं जब ये एक्टिव होते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली फीड करते रहते हैं। तो जब ये फीड नहीं कर रहे होते तो फिर इनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है और ये इन बॉडी के टेम्परेचर लोअर कर लेते हैं। टॉर्पर अलाउज दीज एनिमल टू सर्वाइव पीरियड व्हेन दे डू नॉट फीड। तो टॉर्पर वो कंडीशन है, वो थोड़ा अरसा है जिसमें वो फीड नहीं कर रहे होते, तो फिर वो सर्वाइव करते हैं अपना मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करके। उसके बाद है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज अ टाइम ऑफ डिक्रीज। ये भी बेसिकली मेटाबॉलिज्म का डिक्रीज है, लेकिन रीजन कुछ और है। टॉर्पर की रीजन क्या थी कि फीड नहीं हो रहा था। हाइबरनेशन की रीजन क्या होगी? हाइबरनेशन इज अ टाइम ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर। इसमें भी जानवर बेसिकली अपने दर्जे हरारत ही कम करते हैं, लेकिन दे मे लास्ट फॉर वीक्स और मंथ। लेकिन कई जानवर महीनों और हफ्तों के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। क्यों? ट्रू हाइबरनेशन अकर इन स्मॉल मैमल, छोटे मैमल जैसे रोडेंट, चूहा हो गया, गुलेरी हो गई, श्रीव्स हो गए, बैट्स हो गई। द सेट पॉइंट ऑफ हाइबरनेटर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ड्रॉप्स टू अबाउट 20 डिग्री। तो वो कहते हैं कि एक हाइबरनेटर जो एनिमल है उसका थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बिल्कुल गिर जाता है, 20 डिग्री पर आ जाता है, लेकिन उनकी थर्मोरेगुलेशन बिल्कुल खत्म नहीं होती, 20 तक तो रहती है, ताकि वो बाद में जब उसके लिए हालात बेहतर हो तो ये वापस आएगा। तो हाइबरनेशन बेसिकली
जानवर करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग हाइबरनेट कर जाता है समर विंटर्स में, क्योंकि वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह आपकी लिज़र्ड जो है, ये सर्दियों में हाइबरनेट कर जाती है, ये महीनों और हफ्तों के लिए घुस जाती है अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करती, लो टेम्परेचर को। दैट इज़ व्हाई वो अपने आप को छुपा लेती है और अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट पे ले आती है, ताकि वो उसी में रहे। जब टेम्परेचर बियरेबल उसके लिए होता है, तो फिर वो बाहर आती है, जैसे आजकल समर्स में आ रही हैं। उसके बाद विंटर स्लीप के नाम से ज़ाहिर है कि ये सर्दियों में होने वाला काम है, जो कि बड़े एनिमल करते हैं। लार्ज एनर्जी रिजर्व सस्टेन दीज मैमल थ्रू पीरियड्स ऑफ विंटर इनएक्टिविटी। ये भी मैमल में होती है और ये सर्दियों की इनएक्टिविटी है। बॉडी टेम्परेचर डू नॉट ड्रॉप सब्सटेंशियली एंड स्लीपिंग एनिमल कैन वेक एंड बिकम एक्टिव वेरी क्विकली। ये विंटर स्लीप ये नहीं कि महीनों और सालों के लिए, हफ्तों के लिए वो चलेगी, ये थोड़े से टाइम के लिए होती है, बाद में फौरन वो निकल भी सकते हैं इसमें से। And sleeping animal can wake and become active very quickly, as any rocky zoologist probing around the den of a sleeping bear quickly learns. तो इसकी एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर एक बियर या रीछ जो है, वो सर्दी के मौसम में या बर्फ के इलाके में थोड़ी देर के लिए अपने आप को विंटर स्लीप में ले जाता है, तो अगर कोई जोलॉजिस्ट आस-पास आ जाए, तो वो कहते हैं कि वो फौरन अपने आप को एक्टिव कर लेता है। तो विंटर स्लीप भी एक टेम्परेरी किस्म की हालत है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में फ़र्क ज़रूर याद रखना है आपने। एस्टिवेशन इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल दैट मस्ट विथस्टैंड एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ ड्राइंग। अच्छा, एस्टिवेशन जो है ना, ये होती है बेसिकली खुश्की वाले जो एरिया है, जैसे सहरा हो गया, डेज़र्ट हो गया, तो उसके एनिमल क्या करते हैं, यूजुअली एंटर अ बरो। दिन के टाइम सहरा के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से एनिमल जो है वो बरो या अपनी बिल के अंदर घुस जाते हैं। इसको एस्टिवेशन कहते हैं। इट जनरली डज नॉट ईट और ड्रिंक, और उस टाइम में वो जानवर बिल्कुल भी ना खाता है ना पीता है, और जब कोई नमी वगैरह आए तो वो दोबारा वापस निकल आता है। एस्टिवेशन इज कॉमन इन मेनी इन्वर्टिब्रेट रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। ये ज्यादातर रेप्टाइल और एम्फीबियन में होती है, क्योंकि वो खुशकसाली में रहते हैं। स्पेशली रेप्टाइल जैसे स्नेक वगैरह हो गया, ये जो सहरा में रहने वाली लिजर्ड्स हैं या इनवर्टिब्रेट, ये एस्टिवेशन करते हैं, क्योंकि ये खुश्की के मौसम में ये छुप जाते हैं अपने बिल के अंदर। तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा। उसके बाद अदर एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं? हमने टेम्परेचर की बात की, हमने जो है एनर्जी की बात की। अदर जो है वो है मॉइस्चर, लाइट, जियोलॉजी एंड सॉइल। ऑल लाइफ प्रोसेस अकर इन द वाटरी एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। जिंदगी के लिए जरूरी है और लाइफ की एक्टिविटीज के लिए जरूरी है कि आपका जो सेल है उसके अंदर वाटर मौजूद हो, क्योंकि वाटर की अगर आपको इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, तो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन they occur in the presence of water. All the enzymes they work best in the aquatic media. तो वाटर इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कंपाउंड। वाटर दैट इज लॉस्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो पानी रिएक्शंस के नतीजे में लूज होता है, फिर वो दोबारा बनता भी है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड इन 24 और डे इज एन एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ सीजनल चेंज। उसके अलावा ये रोशनी की बात कर रहा है कि रोशनी की शिद्दत, क्वालिटी और रोशनी का दौरानिया, ये दोनों मैटर करते हैं पौधे की ग्रोथ के अंदर। एंड अब जैसे गर्मियों में है, तो आपको पता है कि गर्मियों में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, तो इसका मतलब है कि फोटो पीरियड जो है वो गर्मियों में ज्यादा होता है। तो गंदुम आपकी जो है वो, उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है लाइट का, तो इसलिए गंदुम गर्मी में आकर तैयार होती है, क्योंकि उसको पकने के लिए बहुत लंबी रोशनी चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसी तरह एनिमल्स कैन प्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। इसी तरह एनिमल्स भी लाइट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑफन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया। जियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट और सॉइल। इनकी स्टडी मुतासर करती है इनके अंदर मिट्टी में रहने वाले जानवरों को। कैरेक्टरिस्टिक सच एज टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर है, अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक डेब्रिस मौजूद है, फर्टिलिटी कितनी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की कितनी है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द नंबर एंड काइंड ऑफ एनिमल लिविंग इन और ऑन द सॉइल। तो सॉइल के ऊपर या अंदर रहने वाले जानवर इन सारी बातों पर डिपेंड करते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक आल्सो इन्फ्लुएंस द प्लांट अपॉन व्हिच एनिमल फीड। तो ये थोड़ा सा इसका इन्होंने बताया है इसके फैक्टर्स के बारे में। अच्छा जी, उसके अलावा हम इस पे जाते हैं।
पॉपुलेशन के पेज पर पॉपुलेशन जो है वो इट इज अ ग्रुप ऑफ individual belonging to the same species that are present in the same area at the same place and the same time, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन का एक जगह पर होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम उन फैक्टर्स की बात और ये सारी चीजें उसने क्यों Population are group of individual of the same species that occupy a given area at the same time and have unique attribute। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन के लिए ये वर्ड आपने जरूर याद रखना है कि जिसके एंड पर एट द सेम प्लेस और सेम टाइम हो वो पॉपुलेशन होती है। क्योंकि हर एरिया में हर टाइम पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम नहीं होता। Two of the most important attribute involve the potential for population growth। तो ये पोटेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है ये हम देखते हैं कि एनिमल पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ डेथ एंड डिस्पर्सल। एनिमल की पॉपुलेशन हर वक्त चेंज हो रही है, या तो वहां पर नए एनिमल पैदा हो रहे हैं या तो वहां पर पिछले एनिमल मर रहे हैं, और या वहां पर जो है ना कुछ एनिमल वहां से डिस्पर्स हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से एनिमल की पॉपुलेशन कभी भी मेंटेन कांस्टेंट नहीं रहती। One way to characterize the population with regard to the death of individual is with surrounding curves। तो इस तरह पॉपुलेशन को करेक्टराइज किया जाता है जब उनकी डेथ और उनके सर्वाइवरशिप के ऊपर, उसको सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें आप पॉपुलेशन को करेक्टराइज करते हैं उसके इंडिविजुअल की डेथ की वजह से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। ये इकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है जो यहाँ पर सर्वाइवर ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइवर, ये मेजर किया जाता है कि कितने मेंबर यहाँ पर एवरेज जो है वो सर्वाइव करते हैं और एज उनकी कितनी है। अ प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइवर वर्सेस एज, और कितनी एज के जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी एज के हैं जो जल्दी मर रहे हैं, कितनी एज के हैं जो लेट मर रहे हैं। टाइप 1 कर्व अप्लाई टू पॉपुलेशन इन विच इंडिविजुअल आर लाइकली टू लिव आउट देयर पोटेंशियल लाइफ स्पैन। टाइप 1 कर्व जो है जो यहाँ पर इसमें सबसे ऊपर से लिखा हुआ है कन्वेक्स यहाँ पर है, उसमें कि ज्यादातर जो जानवर हैं आप देख रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी का अच्छा खासा अरसा जो है वो जी रहे हैं, और यहाँ पर आकर उनका डिक्लाइन शुरू हुआ है। और टाइप 2 जो कर्व है ये अप्लाई करता है टू पॉपुलेशन इन विच द मोर्टेलिटी रेट आर कांस्टेंट थ्रू आउट एज क्लासेस। टाइप 2, ये टाइप 2 है, इसमें मोर्टेलिटी रेट हर उम्र में बराबर है, जितने हर उम्र के मेंबर जो हैं वो मर रहे हैं, मोर्टेलिटी होती है डेथ रेट। और टाइप 3 कर्व अप्लाई टू पॉपुलेशन इन विच मोर्टेलिटी रेट आर हायर फॉर द यंगर। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जवान लोग जो है ना, जवान इंडिविजुअल वो ज्यादा मर रहे हैं और उनकी ज्यादा वो है। तो ये सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो बेसिकली प्लॉट किया जाता है, नंबर ऑफ सर्वाइवर को उनकी उम्र के साथ तशबीह दी जाती है। द वाई एक्सिस ऑफ ये जो आपके सामने है इसकी वाई एक्सिस जो है ऑफ सर्वाइवरशिप ग्राफ इज अ लोगरिथम प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एंड एक्स एक्सिस इज अ लीनियर प्लॉट ऑफ एज। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक्स एक्सिस है जिस पर एज, और ये वाई एक्सिस है जिस पर सर्वाइवरशिप दिखाया गया है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। तीन तरह के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 है जो कि कन्वेक्स है, पॉपुलेशन सर्वाइव टू एन ओल्ड एज। अब इसमें पॉपुलेशन बड़ी उम्र तक जो है वो जी रही है, जैसे यहाँ पर हम आए, और फिर वो डिक्लाइन हो रही है। Then die rapidly। Environmental factor are relatively unimportant in influencing mortality। Death mortality is basically death rate। तो वो कहते हैं कि किसी भी जानदार की जो मरने की रेशो है उस पर एनवायरमेंट मेंटल फैक्टर कम ही असरअंदाज होता है, से उम्र गुजारते हैं। पॉपुलेशन अप्रोच टाइप 1 और इनफैक्ट जिसके लिए उसने कर्व बनाया है क्योंकि इंसान जो है वो अपने पोटेंशियल लाइफ स्पेन तक पहुंचता है अनटिल अनलेस खुदा न खास्ता दरमियान में कोई हादसा पेश ना आ जाए। तो यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ एज जो एवरेज एज जो है ना 60 साल है या कुछ, तो ये 60 साल आपका पोटेंशियल लाइफ स्पेन है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे रीच दैट लेवल, और उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन शुरू होता है। इंडिविजुअल इन टाइप 2 यानी डायगोनल पॉपुलेशन हैव अ कांस्टेंट
probability of death throughout their life. तो ये है the environment no harsher on the young than on the old. कर रही है जिसकी वजह से हर एज के इंडिविजुअल मर रहे हैं. Population of bird and rodent often have type 2 के खाने वाले जानवर जैसे गुलहरी, ये मैमल का एक ऑर्डर है, रोडेंशिया, ये से बिलोंग करते हैं. ये जो है ना, ये बेसिकली किसी भी एज में जो है ना इनकी डेथ हो जाती है. इंडिविजुअल इन टाइप 3 कनके यानी कि इमेच्योर स्टेज. तो ये जो सभी वो कहते हैं कि बहुत यंग एज में बहुत इमेच्योर दोज रीचिंग एडल्टहुड हैव अ मच लोअर मोर्टेलिटी रेट. वो कहते हैं बहुत कम लोग एडल्ट पर पहुंच जाते हैं, उनकी डेथ रेट बड़ा कम है. फिश इनवर्टिब्रेट डिस्प्ले टाइप 3. तो ये आपने इनकी एग्जांपल्स के हवाले से याद रख करते हैं. टाइप 1 को ह्यूमन पॉपुलेशन टाइप और रेडर की पॉपुलेशन टाइप 2 को, और ये पॉपुलेशन ये टाइप 3 को फॉलो करती है. तो ये सर्वाइवरशिप कर्व है, ये बनाया जाता है इकोलॉजी के अंदर. अ सेकंड एट्रीब्यूट अच्छा जी, हम यहाँ पर सर्वाइवरशिप कर्व वाले पेज पर बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर वो कहता है कि अ सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन कंसर्न्स पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकंड जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन के हवाले से वो है पॉपुलेशन की ग्रोथ. द पोटेंशियल फॉर अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज रिमार्केबल. हर पॉपुलेशन के अंदर एक बड़ा अहम पोटेंशियल होता है अपने नंबर को बढ़ाने का, रादर देन इंक्रीजिंग बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल. तो उनके एक्चुअल है डिफरेंस है. इंडिविजुअल्स की बढ़ने की तादाद अलग होती है. द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय द सेम यूनिट टाइम. In other words, population experiences exponential growth. अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वर्ड जरूर याद रखिएगा. कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर डिपेंड करती है जहां तक उसकी बात है नंबर ऑफ इंडिविजुअल को पैदा करने की. एक्सपोनेंशियल है. तो इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, वो 1 से 2 हो रहा है, फिर ये वाला एक और फिर ये वाला एक फिर 2 बैक्टीरिया बनाएगा. अब ये खुद देखें कि इस 1 से बात चली है और 4 तक आ गई है. फिर ये चले 8, फिर 8 आगे से 16, 16 30 आगे से 64, 64 आगे से मजीद 128. ये जो होता है ना रेट बढ़ने का, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कहते हैं. तो कहते हैं कि पॉपुलेशंस के अंदर मोस्टली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट देखा गया है. पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर पॉपुलेशन को मोस्टली वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करती हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8. सॉरी, मैं एक दफा फिर ड्रॉप हो गई थी और मैं इसको दोबारा रिज्यूम करती हूँ अपने इंटरनेट कनेक्शन को.
जी, तो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Such factor as the number of offspring, likelihood of survival to reproductive age, the duration of the reproductive period, and the length of the time it takes to reach maturity all influence reproductive potential. किसी भी स्पीशी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर है कि कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, उनका एज कितनी है रिप्रोडक्टिव, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना था, कितनी ड्यूरेशन का था। ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी स्पीशी के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट अकर इंडेफिनेटली, द कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको उसके ऊपर भी कई फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, फूड, स्पेस और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर वो करते हैं, वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अ पॉपुलेशन और कॉल्ड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसको अंडरलाइन भी कर ले। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि सच फैक्टर्स, the constraint that climate, food, space and other environmental factor place on a population, वो वाले फैक्टर जो एक एनवायरनमेंट अपनी पॉपुलेशन पर डालती है उसकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के लिए, उनको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। किधर हो? आओ। जी क्लास। सॉरी। अच्छा जी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हम करते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, कुछ फैक्टर हैं जो डेंसिटी के ऊपर असरअंदाज नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट हैं, और जो करते हैं डिपेंड उस पर, वो डिपेंडेंट है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एनिमल्स का नंबर जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है विदाउट रिगार्ड टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस। कुछ फैक्टर हैं जो एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, इस बात को सोचे बगैर कि एक एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मौजूद हैं या उनकी डेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, वेदर कंडीशन ऑफन लिमिट पॉपुलेशन। अक्सर वेदर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो लिमिट कर देता है पॉपुलेशन के नंबर को।
For an extremely cold winter with little snow cover may devastate a population of lizards sequestered beneath the litter of the forest floor. तो यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहा है कि एक फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर अगर लिजर्ड का नंबर गिर जाता है पॉपुलेशन, तो इसकी वजह कोल्ड विंटर हो सकती है या स्नो हो सकती है। तो ये स्नो या कोल्ड विंटर एक फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज कितना है इस बात को देखे बगैर, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विल फ्रीज टू डेथ। कुछ इंडिविजुअल उसमें से डेथ उनकी हो जाएगी क्योंकि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान की एक्टिविटीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन जो है, इनकी वजह से भी मुतासर हो सकती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफन अफेक्ट एनिमल पॉपुलेशन इन अ सिमिलर फैशन। जिस तरह हमने बात की थी कि स्पीशीज के डिक्लाइन होने की सबसे मेन रीजन जो है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप डिफोरेस्टेशन करेंगे या आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उन जगहों पर, उन वहां से दरख्त को काट कर या एरिया को क्लियर करके, तो ऑब्वियसली स्पीशीज का नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन होगी ड्यू टू डिफोरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन। उसके बाद कुछ फैक्टर डेंसिटी डिपेंडेंट है और मोर सवीयर व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। बट जब एक जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, then they are at other densities. Animals often use territorial behavior. तो जब एक जगह पर एक चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है, तो उस सूरत में इस पॉपुलेशन को अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपने लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसमें टेरिटोरियल बिहेवियर शो करना। टेरिटोरियल बिहेवियर होता है कि अपने खास एरिया को डिफाइन करना। वो एनिमल एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होता है या कम होता है। उसके अलावा सॉन्ग, एनिमल कोई सॉन्ग से भी वो अपने पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं या अपने पार्टनर को बुलाते हैं मेटिंग के लिए। एंड सेंट, और खुशबू से, सेंट बेसिकली एनिमल्स किस तरह रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरामोन्स। एनिमल एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं फेरामोन्स। हार्मोन्स नहीं, फेरोमोन्स। इनमें से कोई ऐसी खास सेंट जो है इनके अपोजिट पार्टनर को मिलती है जिसकी वजह से वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये भी एक तरीका कार है डेंसिटी को बढ़ाने का, कि सेंट रिलीज, एनिमल बिहेवियर, टेरिटोरियल बिहेवियर या सॉन्ग। मार्किंग टू टेल अदर्स टू लुक एल्सवेयर फॉर रिप्रोडक्टिव स्पेस। तो ये सेंट क्यों रिलीज करते हैं? ताकि दूसरों को बताने के लिए कि वो किस जगह मौजूद है और वहां पर रिप्रोडक्शन हो सकती है। दीज एक्शन बिकम मोर प्रोनाउंस एज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस। और अगर एक जगह पर डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो तो वहां पर फिर ये एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये वाले जो है एक्शन, ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अदर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इंक्लूड कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसी तरह जब एक जगह पर बहुत सारे मेंबर इकट्ठे हुए हुए हों तो उनके अंदर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर एक जगह पर मेंबर बहुत ज्यादा है तो उनमें बीमारी होने का खतरा भी ज्यादा है, उनमें शिकार हो जाने का भी खतरा ज्यादा है और पैरासाइटिज्म हो जाने का खतरा भी ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ज्यादा ये फैक्टर असरअंदाज होंगे। उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में आपने डिफरेंस जरूर याद रख लेना है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्पीशीज। स्पेसिफिक, किसी स्पीशी के अंदर मुकाबला जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक है। और अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान मुकाबला है तो वो फिर इंटर स्पेसिफिक कहलाएगा। कंपटीशन अकर व्हेन एनिमल यूटिलाइज सिमिलर रिसोर्सेज एंड इन सम वे इंटरफेयर विद ईच अदर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज। उस वक्त कंपटीशन पैदा होता है स्पीशीज में जब वो आपस में एक ही तरह के रिसोर्सेज पर गुजारा कर रही होती हैं और वो उन पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो इस तरह कंपटीशन बढ़ता है उनमें। कंपटीशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी आर कॉल्ड इंट्रा। अगर एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में कंपटीशन है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। इज ऑफन इंटेंस, और ये कभी बहुत शदीद भी हो जाता है, बिकॉज द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी आर नियरली आइडेंटिकल। क्योंकि वो अगर एक ही स्पीशी के दो मेंबर हैं तो उनकी उनकी जो जरूरत है वो भी सेम है, तो वो फिर रिक्वायरमेंट सेम होती है जिसकी वजह से उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में अकर विदाउट इंडिविजुअल कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उस वक्त होता है जब इंडिविजुअल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, उसके बावजूद भी ये कंपटीशन मतलब होता है, मौजूद होता है, क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज को ढूंढ रहे होते हैं। द अर्ली बर्ड दैट गेट द वॉर्म, एक बहुत ही पैदाइशी जो परिंदा है जो कि वॉर्म पर फीड करता है, मे नॉट एक्चुअली सी लेटर अराइवल। तो वो बाद में आने वाले वॉर्म्स को इस तरह नहीं देखता। तो ये एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है क्योंकि
बहुत सारे बर्ड जो है वो स्वॉर्म के लिए देख रहे होते हैं। इन अदर इंस्टेंसेस द एक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल डायरेक्टली अफेक्ट अनदर। अगर एक बर्ड अगर वॉर्म के पीछे है तो दूसरा मुतासर हो रहा है, क्योंकि उसको भी उसी वॉर्म की जरूरत है। इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, उनके दरमियान ही कंपटीशन शुरू हुआ है। टेरिटोरियल बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ सोशली डोमिनेंट इंडिविजुअल आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो ज्यादातर वो वाले जानवर जिनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर या उनको टेरिटरी को डिफाइन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा हो या बहुत एग्रेसिव हो, उनको फायदा होता है। या सोशली डोमिनेंट इंडिविजुअल, या जो थोड़े नुमाया इंडिविजुअल होते हैं जिनमें ताकत ज्यादा होती है, उनको फायदा होता है। तो इसको कहते हैं, डार्विन का एक पोस्टुलेट यहाँ पर इस पर एप्लीकेबल होता है, जिसको आप कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने ये कहा था कि वो ही स्पीशीज सर्वाइव करती है जो कि फिट होती है, एंड फिट नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ कंपटीशन बट जेनेटिकली फिट होना भी जरूरी है। वो स्पीशीज जो जेनेटिकली फिट होती हैं फिर वो ही compete भी करती हैं अपने दूसरे मेंबर्स के साथ। इसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक के अंदर वो नीचे आप देखें कि कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशी, अब इंटर है बिटवीन द टू अदर स्पीशी के दरमियान मुकाबला, कैन इफेक्ट ऑल द करेक्टरिस्टिक। एक पॉपुलेशन के अंदर अगर दो स्पीशीज आपस में मुकाबला शुरू कर दें तो जाहिर है वो तो काफी ज्यादा मुतासर करेंगी उस सारी पॉपुलेशन को। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इंक्लूड हर्बीवोरी। अब हर्बीवोरी जो है, हर्बीवोरी का मतलब ये है कि बहुत सारे एनिमल है जो हर्बीवोर हैं, जैसे गोट है, शीप है, बफेलो है, हॉर्स है, डंकी है, जिराफ है। अब ये सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन ये सारे हर्बीवोर हैं। तो इनके दरमियान जो पौधों को खाने का मुकाबला है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। प्रिडेशन, अब प्रिडेशन जो है वो कई एनिमल करते हैं, लॉयन भी करता है, चीता भी करता है, और भी कई एनिमल है जो प्रिडेशन करते हैं, तो ये भी एक इंटर स्पेसिफिक है। कंपटीशन मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान हो सकता है। को एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन का मतलब है कि एक ही वक्त में स्पीशीज अगर दो मुख्तलिफ एवॉल्व हो रही हैं तो उनके दरमियान भी मुकाबला है। सिम्बायोसिस, अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से फायदा लेना चाह रही हैं, तो वो भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है। These artificial categories that zoologists create, however, rarely limit animal. Animal often do not interact with other animal in only one way. ज्यादातर एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल के साथ मुकाबला नहीं करते। द नेचर ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में चेंज एज एन एनिमल मैच्योर। वो कहते हैं कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जानवरों में तब्दील हो जाता है जब एनिमल बड़ा हो जाए, और एज सीजन, और या अगर सीजन चेंज हो जाए या एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाए तो इसलिए इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन उस सूरत में डिक्लाइन हो जाती है या कम हो जाती है। तो हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं हर्बीवोरी प्रेडेशन की कि ये क्या है, प्रेडेटर कौन होता है, प्रे कौन होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की भी बात हो रही है, बट लेट मी कंप्लीट द प्रीवियस पॉइंट that was regarding herbivory and predation. Animal that feed on plants by cropping portions of the plant, वो वाले एनिमल जो पौधों के हिस्सों के ऊपर डिपेंड करते हैं बट यूजुअली नॉट किलिंग द प्लांट आर हर्बीवोर, तो उनको हर्बीवोर कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसने डेफिनेशन लिखी है कि हर्बीवोर वो नहीं होता जो पौधे को जड़ से उखाड़ दे। हर्बीवोर वो होता है जो ऊपर ऊपर से पौधे को खा जाए या पौधे के हिस्से को खा जाए लेकिन उसको मारे ना। वो हर्बीवोर है। जैसे आपकी ग्रास लैंड्स में एनिमल जो है ना वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ ऊपर वाले हिस्से खा रहे होते हैं बजाय कि वो जड़ से उखाड़ उखाड़ के पौधों को फेंकते रहे। दिस कन्वर्जन प्रोवाइड फूड फॉर प्रेडेटर दैट फीड बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद फिर वही हर्बीवोर फिर कार्निवोर्स की खुराक बनते हैं, और वो जो खुराक बनता है वो प्रेडेटर होता है, जो बनाता है वो प्रे यानी शिकार होता है, शिकारी। Interaction between plant and herbivore and predator and prey are complex and many characteristics of the environment affect them. Many of these interactions are described elsewhere in this text. तो ये इंटरेक्शन जो है ना हर्बीवोर और प्लांट का आपस में रिश्ता और प्रेडेटर और प्रे का आपस में रिश्ता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे करैक्टर हैं जो एनवायरनमेंट के जो इनको अफेक्ट करते हैं, मुतासर कर सकते हैं। तो इन इंटरेक्शंस को आप कहीं और भी वो कहते हैं कि चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनमें आप देख सकते हैं हम प्रेडेटर रिलेशनशिप को। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर से इंटर स्पेसिफिक की डेफिनेशन है कि व्हेन मेंबर्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान
When member of different species compete for resources, जब different species के member आपस में मुकाबला करेंगे ज़राए हासिल करने के लिए, one species may be forced to move or become extinct, तो उन दोनों में से किसी एक की जीत होगी, एक को जो है ना मजबूरन फोर्स किया जाएगा कि या तो वो वहां से चली जाए और या वो एक्सटिंक्ट हो जाए, और द टू स्पीशीज मे शेयर द रिसोर्स एंड कोएग्जिस्ट, और या तो फिर ये हो सकता है कि दोनों स्पीशीज अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगी और इकट्ठे रहेंगी। While the first two option have been documented in a few instances, लेकिन जो पहले दोनों ऑप्शन थे मूव और एक्सटिंक्ट वाला, वो जो है मूविंग और एक्सटिंक्शन, वो जो है वो कुछ हालात में देखे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर स्पीशीज वो शेयर नहीं करती। मोस्ट स्टडीज हैव शोन दैट कंपीटिंग स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट, लेकिन कई स्टडीज ये भी शो करती हैं कि वो स्पीशीज जो आपस में मुकाबला लगाती हैं वो इकट्ठे रह भी रही होती हैं। कोएग्जिस्टेंस कैन अकर व्हेन स्पीशीज यूटिलाइज रिसोर्सेज इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। कोएग्जिस्टेंस सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब स्पीशीज मुख्तलिफ तरीकों से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, एंड व्हेन द इफेक्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन आर लेस सेवियर, और जब उनके इफेक्ट जो है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के वो इतने ज्यादा शदीद ना हो ऑफ देन द इंट्रास्पेसिफिक। अगर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लें तो फिर उनका को एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। रॉबर्ट मैक ऑर्थर स्टडीड 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर दैट ऑल यूज द सेम कैटरपिलर प्रे। तो ये रॉबर्ट मार्क आर्थर एक साइंटिस्ट था, एक इकोलॉजिस्ट था, जिसने वार्बलर एक परिंदा है उसके 5 स्पीशीज के ऊपर काम किया जो कि एक ही कैटरपिलर को शिकार करती थी। वार्बलर पार्टीशन दीज देयर स्प्रूस ट्री हैबिटेट, तो उन वार्बलर ने अपने स्प्रूस ट्री जो हैबिटेट है उनको डिवाइड कर लिया बाय डिवाइडिंग अ ट्री इनटू प्रेफर्ड रीजन फॉर फॉरेजिंग, कि उन्होंने डिवाइड कर लिया कि मैंने इस दरख्त से खाना है, तुमने उस दरख्त से खाना है, तुमने उससे खाना है। फॉरेजिंग बिहेवियर होता है फीडिंग बिहेवियर। ऑल्दो फॉरेजिंग रीजन ओवरलैप, तो वो उनके रीजन ओवरलैप भी कर गए, कंपटीशन वाज लिमिटेड, उनमें कंपटीशन इतना नहीं रहा, एंड 5 स्पीशीज को एग्जिस्टेड, तो उन सब ने रहना शुरू कर दिया इकट्ठे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मफाहमियत के साथ जो है ना एरियाज को डिवाइड कर लिया। तो इस तरह तो कोएग्जिस्टेंस मुमकिन है। को-एवोल्यूशन क्या होती है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज को-एवोल्यूशन? द एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकली रिलेटेड, वो स्पीशीज जो इकोलॉजिकली रिलेटेड थी यानी उनकी इकोलॉजी सेम थी, इज सम टाइम कोऑर्डिनेटेड, वो स्पीशीज जो जिनका हैबिटेट तकरीबन सेम है या जिनकी एनवायरनमेंट सेम है, इकोलॉजी सेम है, वो उनकी एवोल्यूशन कभी कभार आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक इलाके में, एक एरिया में, या एक अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो उसमें एक स्पीशी दूसरे पर डिपेंड करती ही करती है। आप लोग भी डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर, तो इसलिए आप लोगों का भी एवॉल्व करना और पौधे का भी एवॉल्व करना एट द सेम टाइम जरूरी है। दिस इज कॉल्ड को एवोल्यूशन, यानी कि दो आप दोनों की एवोल्यूशन कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई एक भी एवॉल्व नहीं करेगा तो एक दूसरा सर्वाइव ही नहीं करेगा। such that each species exert a strong selective influence on the other, कि एक स्पीशी दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है कि तुम भी इवॉल्व करो, तो इसको कोएवोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज these two species are ecologically related and they are dependent upon each other. Coevolution may occur when species are competing for the same resource or during predator prey interaction. In the evolution of predator prey relationship, अगर एक predator और prey का relationship देखें, for example natural selection favor the development of protective characteristics in prey species. तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कभी फेवर करती है प्रोटेक्टिव करेक्टर्स को, प्रे स्पीशी को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वो स्पीशी सरवाइव करती है। सिमिलरली सिलेक्शन फेवर कैरेक्टरिस्टिक इन प्रेडेटर दैट अलाउ देम टू बिकम बेटर एट कैचिंग एंड इमोबिलाइजिंग प्रे। इसी तरह सिलेक्शन ही प्रेडेटर को भी इस काबिल बनाती है कि वो अच्छे तरीके से अपने शिकार को पकड़े और उसको मारे और उसको इमोबिलाइज करे। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को एवॉल्व, तो इसका मतलब है कि जो प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है ये दोनों इकट्ठे एवॉल्व हो रहे हैं। ये नहीं कि प्रे बिल्कुल बेचारा सुस्त हो गया है और प्रेडेटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। नो, दे बोथ आर कंपीटिंग एंड दे बोथ आर ट्राइंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये भी कोएवोल्यूशन है। व्हेन अ चेंज टुवर्ड ग्रेटर, और जो एक जो है ना जैसे यहाँ पर ही प्रे से थोड़ी सी कोताही होगी तो वो उसका शिकार हो जाएगा। Toward greater predator efficiency is countered by increased elusiveness of prey. तो इस रिलेशनशिप में जो है ना बड़ा रिलेशनशिप को एवोल्यूशन का पाया जाता है, लेकिन सम हाउ प्रे जो है वो उसका शिकार हो जाता है। कोएवोल्यूशन इज ऑब्वियस, कोएवोल्यूशन बड़ी वाजिया है इन द रिलेशनशिप बिटवीन सम फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर एनिमल पोलिनेटर। तो फ्लावरिंग प्लांट और पोलिनेटर जो है, मक्खियां जो हैं, उनके दरमियान भी कोएवोल्यूशन है। अगर मक्खियां जिंदा हैं तो वो फूलों की वजह से
और अगर फूल जिंदा है तो वो मक्खियों की वजह से, तो उन दोनों का इवॉल्व इकट्ठे होना जरूरी है। फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं बीज को, और बीज जो है वो उसका नेक्टर उठाकर ले जाती हैं, और साथ में बीज फिर वहां से नेक्टर भी पीती हैं, तो वो भी जरूरी है उनके लिए। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं वही पॉलिनेटर की, कि विद अ वैरायटी ऑफ एलेबोरेट olfactory, क्योंकि जो पॉलिनेटर या मक्खियां होती है ना, जो इनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं खुशबू, जो इनको यानी कि इनके अंदर स्मेल का कॉन्सेप्ट पैदा करते हैं। इनको जब फूलों की खुशबू आती है ना, तो ये उसकी तरफ जाती हैं, और उनके कलर भी अट्रैक्ट करते हैं। एंड विजुअल अडेप्टेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर यूजुअली येलो और ब्लू बिकॉज इंसेक्ट सी दीज वेवलेंथ ऑफ लाइट बेस्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि परिंदे कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को बेस्ट जो है ना वो सी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ब्लू और येलो फ्लावर जो हैं वो ज्यादा अच्छे पोलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि मक्खियां इन दोनों रंगों को बहुत खूबसूरती से देख सकती हैं। इन एडिशन पेटल अरेंजमेंट, और इस तरह फूलों की पत्तियों का अरेंजमेंट भी उनको मुतासर करता है। परचेज फॉर पर्चिंग होता है कि फूल के आसपास जैसे वो परिंदा उड़ रहा होता है ना, उसको पर्चिंग कहते हैं, जैसे स्पेशली हमिंग बर्ड, वो भी अट्रैक्ट करती है उसके फ्लोरल अरेंजमेंट को। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय हमिंग बर्ड ऑन द अदर हैंड आर ऑफन ट्यूबुलर एंड रेड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमिंग बर्ड ज्यादातर किस रंग के फूलों को पॉलिनेट करती है, तो आप कहेंगे कि ज्यादातर ट्यूब लाइक जो लंबे लंबे फूलों, और रेड जिनके अंदर वो बीक को अंदर घुसाकर जो है उसमें से नेक्टर पीती है, और फिर उसको कलर से मुतासर होती है। द लॉन्ग बीक ऑफ हमिंग बर्ड की लंबी सी चोंच जो है एन एडेप्टेशन, वो इसकी एडेप्टेशन है कि वो उसकी ट्यूबुलर फ्लावर के अंदर अपनी बीक को डालकर उसमें से नेक्टर को सक करे, और वो उसको पॉलिनेट भी करे। तो ये हमिंग बर्ड जो है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बर्ड ग्रुप। बर्ड जितने भी उनमें सबसे छोटा हमिंग बर्ड है। और ये हॉवरिंग 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 भी होता है उसके आसपास, जो उसका उड़ना और वो खूबसूरती से मुतासर, जैसे स्पेशली ये अक्सर जब आप लोग सूरह रहमान वगैरह सुनते हैं ना टीवी पे, तो उसमें आपको फ्लावर्स दिखाए गए होते हैं, तो उसमें हॉवरिंग करती हुई हमिंग बर्ड उसके आसपास दिखाई देती है आपको, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रही है। द हॉवरिंग एबिलिटी मीन दैट दे हैव नो नीड फॉर अ पर्च। अच्छा, ये बेसिकली एग्जांपल आपको दी गई है को एवोल्यूशन समझाने के लिए, कि एट द सेम टाइम फ्लावर और हमिंग बर्ड दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दैट इज व्हाई they both are in a strong relationship, they are having a co-evolution, इन दोनों का इकट्ठे इवॉल्व होना जरूरी है। सिम्बायोसिस क्या होता है? Symbiosis, some of the best example of adaptation arising through co-evolution come from two different species living in continuing intimate association called symbiosis. सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में मिलकर रहती हैं, और वो दोनों एक दूसरे को फायदा देती हैं। सिम का मतलब होता है टुगेदर, और बायोसिस मीन लाइफ, जब दो जानदार चीजें इकट्ठे हो जाएं। इसमें होता क्या है कि सच इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन ड्रामेटिकली डिफरेंट वेज। इन सम इंस्टेंस वन मेंबर ऑफ द association benefit and other is harmed. In other cases, life without the partner would be impossible for both. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के आगे कई टाइप्स हैं। वैसे तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है इन विच बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिट, लेकिन सम टाइम ये देखा गया है कि एक को नुकसान हो रहा होता है, एक को फायदा। एक किसी में देखा जाता है कि एक जो है एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है और ना फायदा। पैरासाइटिज्म जो है एक कॉमन फॉर्म है सिम्बायोसिस की, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के ऊपर रहता है। द होस्ट जो है वो सरवाइव करता है, ये नहीं कि वो उसके लिए जानलेवा साबित हो, लेकिन पैरासाइट जो है वो कंप्लीटली अपना फायदा लेता है, होस्ट को अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। और वो पैरासाइट अपना एक या एक से ज्यादा लाइफ साइकिल वहां पर रहते हुए कंप्लीट करता है। पैरासाइट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो आपके बालों में जो जुएं होती हैं, दीज आर पैरासाइट। ये आपको आपके सर्वाइवल के लिए तो खतरा नहीं है, लेकिन वो आपको नुकसान तो पहुंचा रही हैं। वो आपका खून पी रही हैं, अपने वो एग्स को ले कर रही हैं, वहां पर अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर रही हैं। The relationship between a parasite and host are often complex. Some parasite have life history involving multiple hosts. कुछ पैरासाइट ऐसे भी हैं जिनको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के लिए। ये स्पेशली वर्म्स के अंदर पाया जाता है। ये एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसके अंदर लिवर फ्लूक होता है और ब्लड फ्लूक होता है, जिसको आप फेस्कियोला हेपेटिका कहते हैं, और स्किस्टोसोमा। इनको अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत होती है। तो ये बड़ा पेचीदा रिलेशनशिप है। द डेफिनेट और फाइनल होस्ट, फाइनल होस्ट वो होता है जो सबसे आखिरी है, जिसके ऊपर एक वर्म जो है वो डिपेंड करके अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करता है, उसको डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट कहते हैं। दैट हार्बर द सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पैरासाइट,
उसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस भी मौजूद होती हैं। फर्टाइल थाउजेंड और फीमेल इज अ डेफिनेटिव होस्ट में प्रोड्यूस एंड रिलीज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन इट्स लाइफ टाइम। एक फीमेल जो है वो एक डेफिनेट होस्ट है, अगर वो हजारों लाखों अंडे पैदा करती है। ईच एग गिव राइज टू एन इमेच्योर स्टेज दैट मे बी अ पैरासाइट ऑफ अ सेकंड होस्ट। तो हो सकता है अंडे में से निकलने वाला जो है वो फिर दोबारा किसी और होस्ट का पैरासाइट बन जाए। दिस सेकंड होस्ट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये होस्ट की टाइप्स हैं, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट दरमियाना होस्ट है जो कि पैरासाइट को जो है अपने अंदर रिप्रोड्यूस करवाता है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर इन द होस्ट। Some life cycle may have more than one intermediate host and more than one immature stage. For the life cycle is to be completed, the final immature stage must have access to a definitive host. तो वो कहते हैं कि एक स्पीशी को अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए डेफिनेटिव होस्ट और एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। Many example of co-evolution are interaction between host and parasite. तो को-एवोल्यूशन की ज्यादातर एग्जांपल जो है ना वो होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप में देखी जाती है। क्योंकि होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप में भी दोनों स्पीशीज इकट्ठे इवॉल्व करती हैं, जिसको आप को-एवोल्यूशन कहते हैं। कमेंसलिज्म एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक मेंबर को फायदा होता है एंड द सेकंड इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, दूसरे को ना फायदा होता है और ना नुकसान। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरासाइटिज्म एंड कमेंसलिज्म इज समवट डिफिकल्ट टू अप्लाई नेचुरल सिचुएशन। तो इनके अंदर पैरासाइटिज्म और कमेंसलिज्म में ज्यादा फर्क नहीं है और इनको इसमें फर्क वाजिया करना भी थोड़ा मुश्किल है। whether or not the host is harmed often depend on such factor at the host nutritional state. अब कमेंसलिज्म में होस्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि होस्ट की न्यूट्रिशनल स्टेट बहुत अच्छी है। The symbiotic relationship may be commensalistic in some situation and parasitic in other. तो कुछ स्पीशीज हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर जो कभी कभार तो कमेंसलिज्म के तहत रिलेशनशिप बनाती हैं और कभी वही पैरासाइट भी होती हैं। तो कमेंसलिज्म एक बड़ी लोअर किस्म की रिलेशनशिप है जिसमें एक को अगर नुकसान नहीं हो रहा ना फायदा हो रहा है तो हो सकता है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेट कुछ ऐसी हो। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल का मतलब है दोनों को फायदा। म्यूचुअल इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट बोथ द मेंबर। It example is abound in the animal kingdom and many example are described। और इसमें दोनों को फायदा होने वाले में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटिस्ट है जो कि रहता है, मैं आपको बताती हूँ, एक कीड़ा है टर्माइट जिसको आप कहते हैं। टर्माइट जिसको आप कहते हैं दीमक, जो आपकी लकड़ी को खाती है। टर्माइट के अंदर बेसिकली जो है वो लकड़ी को हजम करने वाला एंजाइम नहीं होता। तो ट्राइकोनिम्फा जो है ना ये टर्माइट के इंटेस्टाइन में रहता है, ये उसको वो एंजाइम प्रोवाइड करता है, बदले में ये उसे शेल्टर ले रहा है। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है और एक को भी नुकसान नहीं हो रहा और ज्यादातर एनिमल म्यूचुअलिज्म के तहत सरवाइव करते हैं। तो जी ये है। उसके बाद हम देखते हैं अदर इंट्रास्पेसिफिक में इंटर पैसिफिक की बात हो रही है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हैव शेप्ड मेनी अदर कैरेक्टर ऑफ एनिमल। अच्छा, इंटरस्पेसिफिक के बारे में हमने पहले देखा है कि जब दो मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में आमने सामने, स्पीशीज बड़े और भी टेक्निक इस्तेमाल करती हैं अपने कि एनिमल अपनी बॉडी की कलर पैटर्न, एनिमल कलर पैटर्न की स्किन का कलर वो चेंज करता रहता है। वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अगर वो लकड़ी पर खड़ा है तो अपना रंग ब्राउन कर लेता है, अगर वो पत्ते के ऊपर खड़ा है तो अपना रंग ग्रीन कर लेता है, जिससे उनके ऊपर अटैक करने वाला जो है ना प्रेडेटर, उसको धोखा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि शिकार किधर गया। तो ये भी एक इंटरस्पेसिफिक एडेप्टेशन है जानवरों की या उनकी डेवलपमेंटल स्टेज की फ्रॉम अनदर एनिमल। उसके बाद क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन, क्रिप्टिक का वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है जिसका मतलब है हिडन। इज अ टाइप ऑफ कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज की ही एक टाइप है जिसका मतलब है कि दैट अकर व्हेन एन एनिमल टेक्स ऑन कलर पैटर्न इन इट्स एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम बीइंग सीन। तो क्रिप्टिक कलरेशन वो फिनोमेना है जिसमें एक एनिमल अपनी जिस्म का रंग छुपा ले, अपना एक्चुअल रंग छुपा ले, ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल से, अपने शिकार से बच जाए फ्रॉम बीइंग सीन बाय द अदर एनिमल। उसके बाद जी काउंटर शेडिंग इज अ काइंड ऑफ ये भी, अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ना ये कैमोफ्लेज की टाइप्स है। नंबर 1 थी क्रिप्टिक कलरेशन, नंबर 2 है कैमोफ्लेज काउंटर शेडिंग। अब इसका मतलब क्या है काउंटर शेडिंग का? कि इज अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेज कॉमन इन फ्रॉग एंड टोड एग्स। ये फ्रॉग और टोड के एग्स ये करते हैं। द एग्स आर डार्कली पिगमेंटेड ऑन टॉप एंड लाइटली पिगमेंटेड ऑन द बॉटम।
ये एग्स की एडेप्टेशन है कि वो अपने एग्स का ऊपर वाला हिस्सा डार्क होता है और नीचे लाइट होता है, ताकि ऊपर से अगर कोई देखे भी तो उसको पता ना चले कि यहाँ पर एग्स हैं। अगर वो व्हाइट कलर के हुए तो वो तो फौरन पता चल जाएंगे और उनको खा लिया जाएगा। तो इसको काउंटर शेडिंग कहते हैं, यानी शेड में तब्दीली लेकर आना। When a bird or other predator lightly views the egg from above, अगर कोई परिंदा या शिकारी ऊपर से अंडों को देखता है तो उनकी जो डार्क साइड है वो एग को बचा लेती है फ्रॉम डिटेक्शन अगेंस्ट द डार्कनेस बिलो। ऑन द अदर हैंड व्हेन फिश व्यू द एग फ्रॉम बिलो, और अगर मछली नीचे से वो अंडे देखती है तो लाइट अंडर सरफेस ब्लेंड विद द ब्राइट एयर वाटर इंटरफेयर। तो अगर मछली नीचे से अंडे को देखती है तो नीचे से पानी के अंदर वो लाइट कलर मिक्स हो जाता है, तो मछली को भी क्लियर नहीं होता कि ये अंडे पड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं काउंटर शेडिंग, यानी अपने शेड को चेंज कर लेना। उसके बाद है कि सम एनिमल दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय बीइंग डेंजरस, कुछ एनिमल अपने आप को खतरनाक होने से बचाने के लिए और डिस्टेस्टफुल होने से बचाने के लिए टू प्रेडेटर एडवर्टाइज देयर कंडीशन बाय कॉन्स्पिकुअस कलरेशन। कुछ एनिमल क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा ज्यादा खतरनाक और बड़ा खतरा शो करने के लिए वो अपने रंग को बड़ा खतरनाक कर लेते हैं। द शार्पली कंट्रास्टिंग व्हाइट स्ट्रिप, वो अपने ऊपर बड़ी खतरनाक किस्म की पट्टियां बना लेते हैं व्हाइट कलर की ब्लैक के ऊपर। ऑफ अ स्कंक एंड ब्राइट कलर, या येलो और रेड पट्टियां बना लेना ऑफ पॉइजनस स्नेक गिव सिमिलर मैसेज, उससे खतरे की घंटी बजती है और प्रेडेटर उसके करीब नहीं आता। दीज कलर पैटर्न आर एग्जांपल ऑफ वार्निंग, इससे प्रेडेटर को एक वार्निंग मिलती है कि इधर तुम करीब आए तो हमारे पास खतरा मौजूद है या पॉइजनस मौजूद है। इसको कहते हैं एपोसोमैटिक कलरेशन। एपो मीन अवे फ्रॉम, सोमैटिक मीन साइन, यानी ऐसे साइन शो करना जिससे एनिमल दूर भागे। और रिजेंबलिंग कॉन्स्पिकुअस एनिमल में आल्सो बी एडवांटेजियस। उसके अलावा एक और कैमोफ्लेज की टाइप है मिमिक्री। मिमिक्री होता है नकल करना किसी चीज की, मिमिक टू इमिटेट, इमिटेट होता है किसी चीज की नकल उतारना। अक्कर व्हेन अ स्पीशी रिजेंबल वन, जब वो किसी और के साथ अपनी मुशाबहत बना ले, और कभी कभार सम टाइम मोर देन वन अदर स्पीशी एंड गेन प्रोटेक्शन बाय रिजेंबलेंस, और रिजेंबलेंस और मुशाबहत की वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसको शिकारी अगर पकड़े ही ना, वो समझे ही ना कि ये क्या चीज है, तो इस तरह भी स्पीशीज अपने आप को है। तो आप देखिए कि कैमोफ्लेज टाइप्स, सॉरी कैमोफ्लेज की टाइप्स, नंबर 1 थी क्रिप्टिक कलरेशन, ठीक है, नंबर 2 थी काउंटर शेडिंग, नंबर 3 हो गई मिमिक्री, और यहाँ पर एपोसोमैटिक कलरेशन भी इसकी टाइप है। जानवरों की जब मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ उनका मुकाबला होता है तो उससे बचने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो चीता है टाइगर है, टाइगर टाइग्रस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम है ये। प्रोवाइड इफेक्टिव कैमोफ्लेज दैट हेल्प व्हेन स्टैकिंग प्रे। तो अब आप इसका पैटर्न अगर देखें ना इसकी टाइगर के, तो वो बड़ा कैमोफ्लेज है, यानी कि शिकार जिसको ये पकड़ने जा रहा है ना, ये उसको मुतासर करने के लिए इसकी जो मुख्तलिफ शेड है ना, ये काफी है उसको डराने के लिए। तो एनिमल अपने कलर पैटर्न को जो हाइड करता है ताकि वो जो शिकारी है उसके उसने चुंगल में आ जाए। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल continue this lecture from community. I hope that you people have understand my lecture. So it's enough for today. Thank you so much. Allah Hafiz.